था। पिछले वीडियो में हमने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखे थे, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फंक्शंस क्या क्या है, एक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, इस तरह काफी चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किए थे। आज हम शुरू कर रहे हैं द अथॉरिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। इधर हम 3 सवालों का जवाब डिस्कस करेंगे दोस्तों। एक, व्हाट इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा, हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा, इज ए कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कॉम्पैक्ट डॉक्यूमेंट है जिस पर कई सारे आर्टिकल्स रहता है स्टेट के बारे में। ये भी लिखा रहता है स्टेट किस तरह कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, कौन कौन से नॉर्म्स स्टेट को फॉलो होनी चाहिए। तो जब आप एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री को पूछते हो, आप बेसिकली एक डॉक्यूमेंट से रेफर करते हो, है कि नहीं। पर कुछ कंट्रीज में क्या है ना दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है। देखिए, इंडिया की बात किया जाए, इंडिया का लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी रिटन है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमारा जो भी कार्रवाई है वो चलते हैं। पर देखिए, अगर आप यूनाइटेड किंगडम की बात किया जाए, उधर कोई सिंगल डॉक्यूमेंट आपको नहीं मिलेगा कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट को रेफर करो उधर आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उधर आपको एक सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड डिसीजंस मिल जाएगा जिसे कलेक्टिवली बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब यह है यूनाइटेड किंगडम के लिए कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। टाइम टू टाइम यूनाइटेड किंगडम का जो पार्लियामेंट है, जितने लॉस वगैरह पास किया हुआ है, जितने सारे डिसीजंस लिया हुआ है, वो सबको कलेक्टिवली वो बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन करके। सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक्स टू परफॉर्म द फंक्शंस दैट वी मेंशन अबव। तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस क्या क्या हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक सिंगल डॉक्यूमेंट आप कभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि कुछ कंट्रीज में सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक डॉक्यूमेंट या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो एक क्रूशियल क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों, हाउ इफेक्टिव इज ए कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट मेक्स इट इफेक्टिव। कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है और ऐसा क्या चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे वो इफेक्टिव बनाते हैं और लोगों की जिंदगी में इंपैक्ट करते हैं। वैसे मेकिंग ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव डिपेंड्स अपॉन मेनी फैक्टर्स। तो हम वो फैक्टर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव बनाता है। सबसे पहले मोड ऑफ प्रोमulgation। इसका मतलब क्या है, दिस रेफर्स टू हाउ ए कॉन्स्टिट्यूशन कम्स इनटू बीइंग। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह फॉर्म हुआ था इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफेक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल, मेनी कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशंस का इतना कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों, वो कॉन्स्टिट्यूशंस इतना इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसे कोई मिलिट्री लीडर्स ने क्राफ्ट किया था उनके हिसाब से, या फिर कोई ऐसे पॉपुलर लीडर्स ने क्राफ्ट किया जिन्हें लोग पसंद नहीं करते थे या फिर जो पॉपुलर नहीं थे। पर अगर आप मोस्ट सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस की बात किया जाए, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशंस, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशंस नेशनल मूवमेंट्स के बाद क्रिएट हुआ था। इंडिया की बात किया जाए, आपको पता ही है, ब्रिटिश राज के बाद हमारे नेशनल लीडर्स एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया था और लॉन्ग डिस्कशन के बाद, इफेक्टिव एंड हेल्थी डिस्कशन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। Although India's constitution was formally created by a constituent assembly between December 1946 and November 1949, देखिए, हमारे constituent assembly दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 मतलब 3 साल तक काम की है, तब जाके हमारा ये जो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ था। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन थे, ऐसा लोग थे जिन्हें लोग चुने थे, जिन्हें लोग पसंद करते थे, जिनके ऊपर लोगों का विश्वास था। और जब हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ ना दोस्तों 3 साल के डिलिब्रेशंस के बाद, दैट रिफ्लेक्टेड द ब्रॉड नेशनल कंसेंसस एट द टाइम, मतलब मैक्सिमम पॉपुलेशन को वो कॉन्स्टिट्यूशन पसंद आया, उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर विश्वास भी था क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह बनाए गए थे। कुछ कंट्रीज की बात किया जाए, देयर कॉन्स्टिट्यूशन वाज सब्जेक्टेड टू ए फुल फ्लेज्ड रेफरेंडम वेयर ऑल द पीपल वोट ऑन द डिजायरेबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। रेफरेंडम का मतलब क्या होता है दोस्तों, मतलब लोगों से डायरेक्टली सवाल पूछना कि आपको किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। तो लोग वोट करेंगे एक एक प्रोविजन के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ द वोट जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करेंगे। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, इधर कोई रेफरेंडम नहीं हुआ था, बट नेवरदलेस कैरीड एनॉर्मस पब्लिक अथॉरिटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक पब्लिक अथॉरिटी था, लोगों का विश्वास था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर, क्योंकि उस असेंबली में ऐसे पॉपुलर लीडर्स थे जिन्हें लोग पसंद करते थे। तो उन लीडर्स ने सारे सिटीजन्स के लिए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसके प्रोविजंस को सारे लोगों ने स्वीकार किया था। तो कुल मिला के द अथॉरिटी ऑफ पीपल हु एनैक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स डिटरमाइन इन
इम्पार्ट इट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर सक्सेस। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा या अनसक्सेसफुल होगा, ये अथॉरिटी ऑफ पीपल के ऊपर डिपेंड करेंगे, लोग कितना चाहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने आपको पहले ही एग्जाम्पल दिया था, कुछ कंट्रीज में कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ मिलिट्री लीडर्स ने क्रिएट किया या फिर ऐसे लीडर्स ने क्रिएट किया जो बिल्कुल पॉपुलर नहीं थे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि लोग उस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को पसंद नहीं करेंगे, आगे जाके प्रॉब्लम तो होना ही है, हिस्ट्री यही कहता है। पर देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया जाए, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन काफी स्ट्रगल के बाद बने थे, नेशनल मूवमेंट्स के बाद बने थे, और वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक ब्रॉड कंसेंसस भी था या फिर एक पब्लिक अथॉरिटी भी था। अब दोस्तों, इधर डिबेट ओवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इन नेपाल के बारे में छोटा सा एक आर्टिकल लिखा हुआ है। देखिए, नेपाल का जो पॉलिटिकल सिनेरियो, इसके बारे में हमने क्लास 10 एनसीईआरटी पॉलिटी में डिस्कस किया था इन डिटेल में। इधर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में बताया हुआ है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है, ये बात आपको अच्छी तरह पता है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना था, वो 3 साल लगा दिया कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करने में, ये बात आपको पता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना कोई इजी एंड स्मूथ अफेयर नहीं है। अगर नेपाल की बात किया जाए, नेपाल इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग काफी कॉम्प्लिकेटेड था दोस्तों। 1948 से 1990 तक 5 कॉन्स्टिट्यूशन रहा है दोस्तों नेपाल में। अब ये 5 कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज कॉमन था, इट वेर ग्रांटेड बाय द किंग ऑफ नेपाल। किंग ऑफ नेपाल डिसाइड करते थे किस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है, किंग के पास ज्यादा पावर्स देंगे, उस हिसाब से वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। और 1990 में जाके एक मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन हुआ नेपाल में, दो द किंग कंटिन्यू टू होल्ड फाइनल पावर्स इन मेनी रिस्पेक्ट्स। 1990 में भी जब मल्टी पार्टी कॉम्पिटिशन हुआ नेपाल में, तभी किंग के पास फाइनल पावर्स थे, किंग ही डिसाइड करते थे मैक्सिमम चीजों के ऊपर। काफी साल तक नेपाल में इसके बाद मिलिटेंट पॉलिटिकल एजिटेशन हुआ फॉर रीस्ट्रक्चरिंग द गवर्नमेंट। प्रॉब्लम यह था दोस्तों, मैक्सिमम लोगों को ये जो मोनार्कियल रूल या फिर किंग का जो रूल है, ये पसंद नहीं आ रहा था। कुछ ग्रुप्स ये चाहते थे ये जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशन है, इसे कंप्लीटली अबॉलिश करना है और एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेके आना है। कुछ लोग ये बिलीव करते थे, हाँ जरूर मोनार्कियल पावर्स को लिमिट करना चाहिए, पर किंग का पावर भी रहना चाहिए करके। द किंग हिमसेल्फ वाज नॉट रेडी टू गिव अप पावर्स। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, किंग को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, किंग को ये चाहिए कि उनके पास सब कुछ पावर हो। ही टुक ओवर ऑल द पावर्स इन अक्टूबर 2002। देखिए, पॉलिटिकल एजिटेशंस तो होता रहा नेपाल में, फिर भी 2002 में किंग जो है सारे पावर्स अपने पास लिए थे। उसके बाद नेपाल में जितने पॉलिटिकल पार्टीज थे, ऑर्गेनाइजेशंस थे, वो एक नया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए डिमांड किया, जिसे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए नेपाल को। वो ये चाहते थे कि किंग का पावर्स कम करके मैक्सिमम जो पावर्स है वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को दिया जाए। तो ये जो एजिटेशन चल रहा था ना दोस्तों नेपाल में, उसको लीड कर रहा था कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, माओइस्ट। फाइनली पॉपुलर एजिटेशन का प्रेशर में आकर king had to install a government acceptable to the agitating parties, and the government has stripped the king of almost all powers. king से सारे powers निकाल दिया गवर्नमेंट ने। and 2008 में नेपाल emerged as a democratic republic after abolishing the monarchy। तो फाइनली 2008 में जाके मोनार्की को कंप्लीटली अबॉलिश किया नेपाल ने। एंड नेपाल 2015 में फाइनली आफ्टर मेनी डिलिब्रेशंस 2015 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। तो इससे आपको क्या समझ में आया? नेपाल जैसा एक छोटा कंट्री में एक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए जो सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो, कितना साल लग गया, कितना स्ट्रगल करना पड़ा। 1990 से एक्चुअल स्ट्रगल शुरू हुए थे, 1990 से लेकर 2015 तक मतलब 25 साल लगे एक नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करने के लिए। अब दोस्तों वापस आते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे व्हाट मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। तो पहला हमने देखा अथॉरिटी ऑफ पीपल, दूसरा है द सब्सटैंटिव प्रोविजंस ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस चाहिए जो सारे लोगों के लिए एक्सेप्टेबल हो। अब देखिए, एक सोसाइटी में अलग अलग क्लास के लोग हैं, अलग अलग इंटरेस्ट के लोग हैं, अलग अलग ग्रुप्स के लोग हैं, है कि नहीं? अब सारे लोगों के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव होगा या फिर सक्सेसफुल होगा। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस है जो मेजोरिटीज को एडवांटेज में है और माइनॉरिटीज को ऑप्रेस कर रहे हैं, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा? या फिर जो माइनॉरिटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस है उसे फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए ऐसा एक कॉन्स्टिट्यूशन है जहां
कुछ प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ सोसाइटी के लिए कुछ एडवांटेजेस दिया हुआ है। तो जो अंडर प्रिविलेज्ड होगा वो कभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को एक्सेप्ट करेगा, उसे फॉलो करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इफ एनी ग्रुप फील्स देयर आइडेंटिटी इज बीइंग स्टिफल्ड दे विल हैव नो रीजन टू अबेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अगर कोई भी ग्रुप को ये लगे अपने आइडेंटिटी के ऊपर थ्रेट है, अपने साथ इनजस्टिस हो रहा है, तो वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वैसे देखा जाएगा तो नो कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ अचीव्स परफेक्ट जस्टिस। परफेक्ट जस्टिस तो इम्पॉसिबल है दोस्तों, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता, बट इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स द फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग बेसिक जस्टिस। कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को यह कन्विंस करना चाहिए कि बेसिक जस्टिस प्रोवाइड करने का फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजंस है कि हमें जस्टिस मिल जाए, तब जाके सारे सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट। अब इसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे दूंगा, तब आपको समझ में आएगा। अब मैं केवल बेसिक बता के जा रहा हूं। अब देखिए, जितना ज्यादा फ्रीडम इक्वालिटी आप प्रोवाइड करोगे ना सिटीजन्स के लिए, उतना सक्सेसफुल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन। किसी को भी यह नहीं लगना चाहिए उन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रोविजन है जो हमारे अगेंस्ट। अगर आप सारे लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि हमारे साथ कभी भी इनजस्टिस नहीं होगा, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगा। अब बात करते हैं दोस्तों बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के बारे में। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच मेक्स ए कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव। इधर बेसिकली बैलेंस ऑफ पावर्स के बारे में बता रहा है दोस्तों। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पावर्स दिया हुआ है। देखिए, दुनिया भर के देशों में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है गवर्नमेंट के नीचे जितने इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास क्या क्या पावर्स है, उनके फंक्शंस क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ये सब लिखा हुआ है। पर देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, जो एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का रेस्पेक्ट नहीं करते हैं और अपने पावर्स को इंक्रीज करने की कोशिश में रहते हैं। तो ये अवॉइड करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे डिजाइन करना है टू एंश्योर दैट नो सिंगल इंस्टीट्यूशन एक्वायर्स मोनोपोली ऑफ पावर। कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन पावर को मोनोपोलाइज नहीं करना है, वो हमें इंश्योर करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? दिस इज ऑफन डन बाय फ्रैगमेंटिंग पावर अक्रॉस डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में पावर को आपको फ्रैगमेंट करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स बांटा हुआ है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है, दूसरा एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वगैरह, तीसरा जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक्सेट्रा। और भी कई सारे इंडिपेंडेंट बॉडीज है दोस्तों, लाइक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनका भी अलग अलग पावर्स है, फंक्शंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, जैसे कि देश भर में इलेक्शंस कंडक्ट कराना, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इन तीनों को अलग अलग पावर्स दिया हुआ है। नाउ इनको ऐसे पावर्स दिया हुआ है दोस्तों, इसमें से कोई भी अगर कुछ भी गलती करे तो दूसरे जो ऑर्गन है वो उन्हें चेक कर सकता है। मतलब मैं एग्जाम्पल के तौर पर फिर से समझाता हूं। मान लीजिए लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया, ऐसा लॉ जिसमें काफी सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है या फिर सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो उस वक्त जुडिशरी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। मतलब पार्लियामेंट को या फिर लेजिस्लेचर को इधर पूरा पावर नहीं दिया है। लेजिस्लेचर कोशिश करेंगे ऐसा लॉ पास करके पूरा पावर अपने पास लाने के लिए, पर जुडिशरी इधर क्या करेंगे? लेजिस्लेचर को चेक करेंगे, वो लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेंगे। तो इसका उल्टा भी आप बोल सकते हो, अगर जुडिशरी में कोई जज मिसबिहेव करता है या फिर ऐसा कोई काम करता है जो उसे नहीं करना चाहिए। देखिए, जज मतलब उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करना है। अगर जज करप्टेड होगा तो जस्टिस कहां मिलेगा? तो ऐसा अगर प्रूव हो जाता है जज करप्टेड है या फिर जज ने ऐसा कुछ किया जो एक जज को नहीं करना चाहिए, उस वक्त लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट उस जज को रिमूव भी कर सकते हैं। उसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस अवेलेबल है। तो इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करना पड़ेगा दोस्तों। कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन के पास ज्यादा पावर्स कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए। अगर पावर्स है भी, दूसरे ऑर्गन्स उसे चेक करने के लिए एबल होना चाहिए। समझ गया? सो दिस इंश्योर्स दैट इवन इफ वन इंस्टीट्यूशन वांट्स टू सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अदर्स कैन चेक इट्स ट्रांसग्रेशंस। ठीक है, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं, दूसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो उसे चेक करेंगे। तो ऐसे एन इंटेलिजेंट सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस हैज फैसिलिटेटेड द सक्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होने का एक कारण यह है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक इंस्टीट्यूशन के बीच में एक सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस रहता है, कोई भी एक इंस्टीट्यूशन मोनोपोली नहीं करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों जो इस पैराग्राफ में बताया हुआ है, इधर यह बता रहा है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए टू अडेप्ट टू चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस। देखिए एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इनैक्ट हुआ था। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिएशन है वो 1946 से ही शुरू हुआ था, ये बात आपको पता है। नाउ उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, उस वक्त के जो सर्कमस्टेंसेस था, सोसाइटल सेटअप था, वो सबके बेसिस पर लिखा होगा ना। पर अब जाके हुआ है 2022, मतलब 70 साल से ज्यादा बीत चुका है, सर्कमस्टेंसेस भी बदल गया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी करना होगा ना, है कि नहीं। 1950 का जो सेटअप था और 2022 का जो सेटअप है उसमें आसमान जमीन का फर्क है। तो 2022 के जो सर्कमस्टेंसेस है उसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस होनी चाहिए, ये बात लॉजिकल है। तो इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने का प्रोविजन भी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अगर चेंज करने का प्रोविजन नहीं है, जैसा लिखा गया वैसे ही रहना है, तो इसे बोलेंगे रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ना हम रिजिड बोल सकते ना हम वीक बोल सकते, उन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस मेंटेन करना होगा। ये केवल मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया भर में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, अगर वो एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन होना है तो समय के साथ साथ उन्हें कुछ चेंजेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लेके आना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बनना है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन समय के साथ साथ चेंज भी तो होना चाहिए, मतलब चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में नए चेंजेस भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, तब जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन एक इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन बने। अब दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हमने किया, अच्छी बात है, विद चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को चेंज करना चाहिए, बट हमें कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर वैल्यूज है उसे प्रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया होगा तब उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कोर वैल्यूज भी इनकॉर्पोरेट किया होगा, उन कोर वैल्यूज को हमें हमेशा के लिए प्रिजर्व करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम चेंज कर सकते हैं विद चेंजिंग नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, बट कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यू हमें प्रिजर्व करके रखना है। दुनिया भर में जितने सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशंस है ना, उन्होंने ऐसे ही किया है। उधर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते हैं पर उनके जो बेसिक वैल्यूज है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे वो कभी चेंज नहीं करता। इंडिया में भी ऐसा ही है दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकता है पर कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर हम चेंज नहीं कर सकते। अगर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो जुडिशरी उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करते हैं। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ये लिविंग डॉक्यूमेंट बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एक बैलेंस मेंटेन किया है बिटवीन द पॉसिबिलिटी टू चेंज द प्रोविजंस एंड लिमिट्स ऑन सच चेंजेस। चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को हम चेंज कर सकते हैं पर उन चेंजेस में भी कुछ लिमिट्स है, अब जो चाहे वो नहीं कर सकते। आप कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को प्रिजर्व करके ही या फिर बेसिक स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके ही चेंजेस ला सकते हैं टाइम के अनुसार। तो इन सारे प्रोविजन से कॉन्स्टिट्यूशन ने ये इंश्योर किया है that it will survive as a document respected by people। हमेशा के लिए कॉन्स्टिट्यूशन as a document respected by people survive करेंगे। and this arrangement also ensures that no section or group can on its own subvert the constitution। कोई भी एक पर्टिकुलर ग्रुप या सेक्शन या इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को अंडरमाइन नहीं कर सकते।